अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ सिराजुद्दीन मौजूद हैं और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू है कोरोना वायरस। अच्छा सिराज, कोरोना वायरस एक हकीकत है या अफसाना है? बहुत शुक्रिया दीन जी। कोरोना अफसाना है या हकीकत है? मैं ख़ुद इसको अफसाना समझता था। जब ये चाइना से दूसरे ममालिक में जब इस वायरस ने सफ़र करना शुरू कर दिया, वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दी। यूरोप में गया, अमेरिका पहुँचा, कनाडा पहुँचा, ईरान के रास्ते से ये पाकिस्तान जब आया, तब जब ये सखर में आया तो मेरा एक दोस्त है ज़फ़र सिद्दीक शंगा, वो वहाँ पे ASP तैनात है। तो मैंने उससे रब्ता किया तो मैंने कहा क्या सूरत है? लेकिन सिराज, ये एक सीरियस बात है, ये अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। आपको इस हकीकत से आँखें नहीं चुरानी चाहिए, हकीकत है। तो फिर दूसरा ये कि मेरी डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं, मेरा एक दोस्त है सागर कुमार, वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में तैनात है। वो भी अपना जो कोविड-19 का जो वार्ड है उसमें वो एज अ फ्रंट लाइन पे वो काम कर रहे हैं। मेरी उससे बात हुई, उसने कहा सिराज ये हकीकत है, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ नॉट अ फिनोमेना। फिर कराची में मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं, उनसे बात हुई, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर नवीद और दूसरे मेरे दोस्त, उनसे बात हुई तो कह रहे हैं सिराज ये हकीकत है, अफसाना नहीं है, इसको हकीकत समझें। तो डॉक्टर से बात हुई है, हेल्थ वर्कर से बात हुई है, बाहर ममालिक में मेरे दोस्त हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में हमारे फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ पे जाने वाले, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये हकीकत है, अफसाना नहीं है। पाकिस्तान के लोग हर मसले को यहूदी साजिश क्यों समझते हैं? ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में अब अगर कोई घर का छोटा मसला हो, चाहे सूबाई लेवल पे मसला हो या नेशनल लेवल पे कोई इशू हो, हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई यहूदी साजिश मौजूद है। और हमारे दूसरे जो ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको भी ये लगता है कि ये यहूदी साजिश मौजूद है। असल में मसला ये है कि हमारा जो मीडिया है, हमारे जो मीडिया, प्रिंट मीडिया है, या हमारे जो इदारे हैं, वो अपने आप को बरी ज़ुम्मा नहीं ठहराते। वो थर्ड पार्टी को ये कह देते हैं कि ये तो उनकी साजिश थी, जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं। इवन कि अब अगर घर में कोई झगड़ा होगा ना, दो भाइयों में, दो बहनों के दरमियान, तो तीसरा पड़ोसी कहेगा तो ये तो यहूदी साजिश है, ये अब होने लगेगा। तो यहूदी हैं, नो डाउट, उनकी कोई इंटरनेशनल उनकी है क्रेडिबिलिटी है, साख भी मौजूद है। दे आर हैविंग एन इम्पोर्टेंस इन दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर में। लेकिन मसला ये है कि हम उठा के यहूदी साजिश, मस्जिद बंद हो गई, यहूदी साजिश, रोड टूट गई, पुल गिर गया, यहूदी साजिश, ज़िलज़ला आ गया, यहूदी साजिश। अपनी गलतियाँ नहीं मानते। जब कोई अपनी गलती नहीं मानता, वो हमेशा गलतियों से जो नहीं सीखना चाहता, वो हमेशा तीसरे बंदे पे गलती डाल देता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग इस वायरस को बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रहे? जी देखें, पाकिस्तान के लोग इस वायरस को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? वजह ये है कि जब हम बेसिकली इस वायरस की जो पूरी कैंपेन थी या जो उसको लीड करना था, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करना था। वो टीवी पे आए, वो कहते हैं कि ये एक मामूली सा बुखार होता है, मामूली सा ज़ुकाम है, तो लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। दूसरी बात ये कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में मार्केट्स बंद थी, पार्क्स खुले हुए थे, पब्लिक पार्क्स खुले हुए थे, लोग वॉक कर रहे थे, लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। आपकी जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आपकी वो अस्करी लीडरशिप हो, उसने फ्रंट पे आके लोगों को ये नहीं बताया कि भाई ये एक सीरियस वायरस है, आप इसको आसान न लें, इत्यादि तदाबीर इख्तियार करें, और लोगों ने इसको इख्तियार नहीं किया। दूसरी बात, मैं सिर्फ यहाँ पे हुकूमतों को ज़िम्मेदारी नहीं दूँगा, हमारी अपनी आवाम की खुद गलतियाँ हैं। जब आपको पता है कि यार अब हुकूमत हर घर के बाहर पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकती, और हमारी आर्मी जो है वो हर एक कोई सिपाही खड़ा नहीं कर सकती, आपको डंडा नहीं मार सकती कि भाई मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज़ करें, हर आधे घंटे के बाद हाथ धोएं, तो ये आर्मी आपसे नहीं करा सकती, ये पुलिस वाले नहीं करा सकते। ये हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है, और हम शुरू से ही केयरलेस कौम है। हमारे कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले हम देखने के लिए पहुँच जाते हैं, चाहे ज़िलज़ला आया हो या कोई पुल गिरा हो या कोई भी हादसा होता है, तो ये हम तमाशा देखने के लिए हम पहुंच जाते हैं। ये हमारी जीन्स में मौजूद है कि हम तमाशा देखें, तमाशा बीन बने और उस मसले का हल निकालें, बल्कि मसले को डिस्कस करते रहें। तो अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे। सीरियस कब होगा? जब ये जब हमें खुद चोट लगेगी, जब मुझे चोट लगेगी, तब हमें पता चलेगा कि हम सीरियस क्यों नहीं थे, तब हम जाके सीरियस होंगे इस बात पर। दीन, क्या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या लंबे अरसे तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं? दीन, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या सूबाई और वफाकी हुकूमतें लंबे अरसे के लिए आवाम को सेहत की सहूलतें प्रोवाइड कर सकते नहीं कर सकते।
देखें, हमारे अस्पताल लिमिटेड हैं। हमें नहीं पता था ना कि 10 साल के बाद कोरोना आने वाला है, तो हम कोई बड़े 1000 बिस्तर का 500 बिस्तर का हॉस्पिटल बना लेते। हमें नहीं पता था, ये इमरजेंसी आई है तो हमने बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने भी 6 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाया बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। हमारी वफाकी सूबाई हुकूमतों ने भी अच्छे इकदाम लिए, क्वारंटीन सेंटर बनाए, सिंध हुकूमत ने भी, KPK में भी, पंजाब में भी। लेकिन हम कब तक ये करेंगे? लोगों को एहतियात करना होगा, कोरोना से खुद भी लड़ना होगा, लोगों को खुद एहतियात करना होगा। फॉर सपोज इस हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट हों, वो भर जाते हैं, देन व्हाट? क्वारंटीन सेंटर, देन व्हाट? उसके बाद दूसरा क्वारंटीन सेंटर, देन व्हाट? आप हेल्थ वर्कर कहाँ से लाओगे? आप डॉक्टर कहाँ से लाओगे? तो ये है कि लंबे अरसे तक कोई भी गवर्नमेंट, चाहे अमेरिका की हो चाहे यूरोप का कोई मुल्क हो, मैं तो पाकिस्तान की तो बात कर रहा हूँ, हम लंबे अरसे तक सहूलतें प्रोवाइड नहीं कर सकते, बेड भी नहीं दे सकते। वेंटिलेटर्स का बड़ा मसला होगा दीन, वेंटिलेटर्स का। क्या हमें इसी के साथ अभी चलना होगा, इस वायरस के साथ, जैसे बाकी 170 वायरसेस भी हैं, तो इसका आपको फ्यूचर क्या नज़र आ? आपका सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा जैसे बाकी जो वायरसेस हैं, जैसे नज़ले का है, फ्लू का है? यस, कोरोना अब हकीकत है, ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमने इसके साथ फ़ाइट करना है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम वो जो डॉक्टर्स हैं, वो जो सर्जन्स हैं जिन्होंने हमें एहतियाती तदाबीर बताई हैं, WHO ने बताई हैं, हमारी वफाकी सूबाई हुकूमत ने बताई हैं, उन पर हम अमल करके इस वायरस से बच सकते हैं। ये वायरस किसी न दिन, चाहे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, किसी न किसी को लगना है। जैसे हमें फ्लू लगता है, बुखार लगता है, तो ये हमें लगेगा, लेकिन जब ये लगे तो हमारे जिस्म को ये मुतासर न कर सके, जैसे बाकी वायरस हमें लगते हैं फ्लू के, तो मुतासर न कर सके। इस तरह हमने वो ग़िज़ाएँ लेनी है जिससे हमारी वो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़त, वो शील्ड बन के उनके साथ लड़ सके, हाँ, डिफेंस सिस्टम वो बिल्डअप बना सके। तो हमने वो ग़िज़ाएँ खानी है। जैसे फॉर सपोज़ अभी यहाँ से कोई फायर होता है तो व्हाट विल आई डू? मैं तो छुप जाऊँगा, या मैं क्या करूँगा, कोई शील्ड होगी जिससे मैं उस गोली को रोकूँगा, राइट? तो सिमिलरली हमने वो ग़िज़ाएँ इंटेक करनी है जिससे हमारे अंदर बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, मजबूत होगा, और वही इम्यून सिस्टम जो है इस वायरस से अगर वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, मैदे में जाता है, तो उससे लड़ेगा और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमने वो ग़िज़ाएँ जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमने खानी है। एंड सेकंड एहतियाती तदाबीर, मास्क, सैनिटाइज़र्स हमें यूज़ करने हैं, हर आधे घंटे के बाद 30 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं। और हमारे हदीस में यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप खाना खाएं, खाने के बाद आपने 3 दफ़ा हाथ धोने हैं। तो आज वो 3 दफ़ा वाली जो कैलकुलेशन आज अगर आप करते हैं तो 20 सेकंड प्लस बन जाते हैं। बहुत सारे लोग, रेशो आप अगर पाकिस्तान का चेक करें तो रिकवर हो रहे हैं, डेथ्स कम है, रिकवरी ज़्यादा है, और दूसरे मुल्कों में भी रिकवरी हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रही। तो जो रिकवर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं जबकि वैक्सीन अभी तक ईजाद ही नहीं हुई? दीन, आपका सवाल ये कि लोग रिकवर कैसे हो रहे हैं, इसकी तो कोई अभी दवाई नहीं बनी है। ये मेरा भी ये सवाल था। सवाल ये, कोरोना जो है ना ख़तरनाक है लेकिन जानलेवा साबित हो सकता है। जब भी हम कॉल करते हैं तो ये जो वॉइस ओवर हमें सुनाई देता है, ठीक है, इससे ये होता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके जब आप किसी को कोरोना वायरस लगता है तो आइसोलेट होता है, क्वारंटीन में जाता है, वहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की वहाँ पे उसको कोशिश कराई जाती है कि वो चीज़ें ले जिसके उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि कावा पिलाते हैं, अपना अदरक की चाय पिलाते हैं, यही पेनाडोल पैरासीटामोल खिलाते हैं उनको, और उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से दोबारा रिकवर हो रहे हैं। बट वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल जाते हैं, जिनको वेंट पे लगाया जाता है, उनका जो अभी रेशो आ रहा है बहुत बचना मुश्किल हो जाता है। तो हॉस्पिटल जाने से बेहतर ही है। हमारे मलीर में भी हमारे MP थे हाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो 22 दिन तक वेंट पे रहे। डॉक्टर्स ने उनकी फ़ैमिली को रसाई नहीं दी उन तक कि क्या इलाज चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बाकी वो लोग जो क्वारंटीन में गए, जैसे गवर्नर इस्माइल गए, सईद गनी साहब गए, तो ये क्वारंटीन में गए, 15 दिन आइसोलेट रहे और वो जड़ी बूटियों से इलाज करते रहे और वो ठीक हो गए। तो अभी क्वारंटीन में ही जाना बेहतर है, क्वारंटीन में जाएं और वहीं पे जो ये जड़ी बूटियां हैं, इम्यून सिस्टम जिससे स्ट्रॉन्ग होता है, वो आप ग़िज़ा खाएँ और आप शिफायाब हो जाते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी?
कब तक हमें इसके साथ रहना है, कब तक वैक्सीन का इंतज़ार करना होगा हमें? दीन, देखिए आपका सवाल है कि ये वैक्सीन कब आएगी। पाकिस्तान में भी वैक्सीन बन रही है, हर कोई कंट्री, चाइना भी, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, अपना यूके भी कोशिश में लगा हुआ है वैक्सीन बन जाए। लेकिन वैक्सीन का एक दौरानिया होता है। जब मैंने इसको पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 12 महीने लग जाते हैं। पहले वैक्सीन बनती है, ट्रायल होते हैं, टेस्ट होते हैं, जानवर पे टेस्ट होते हैं, उसका रिज़ल्ट चेक किया जाता है, उसके क्या इन्फेक्शन तो दूसरे नहीं हो सकते। फिर 6 महीने के बाद इसका पूरी प्रोडक्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पैकिंग होती है, फिर आपको गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। कुछ मेडिकल रेगुलेटरीज अथॉरिटी हैं, वो आपको परमिट करती हैं कि यस ये वैक्सीन सही है, इससे कोई नुकसान नहीं है, अब आप इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ़ी सबिला दे सकते हैं, या आप इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। तो 12 महीने का ये टोटल टाइम पीरियड होता है किसी भी वैक्सीन आने का। तो अभी दावा तो हो चुका है, पाकिस्तान में भी फिरोज़ संजने वालों ने दावा किया है कि हम बना रहे हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी हैं, बहुत बड़े मशहूर पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, वो प्लाज्मा के थ्रू इलाज कर रहे हैं, वो कामयाब रहा है। किसी को कोरोना हो चुका है, वो सेहतयाब हो चुका है, तो उसका प्लाज्मा लेके कोरोना के पेशेंट को दे रहे हैं, उससे कोरोना के पेशेंट सेहतयाब हो रहे हैं। तो वैक्सीन को 12-13 महीने लग जाएंगे। ये नहीं कि अगर हम बात करें तो फेब 2021 तक ये वैक्सीन आ जाएगी। और WHO ने ये कहा है कि जब ये वैक्सीन बन जाएगी तो उसको पूरी दुनिया में हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोग ये समझ रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी भी इस वायरस को फैलाने में बड़ा किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए दीन, 5G टेक्नोलॉजी से पहले 4G थी, 3G थी, क्या उससे कोई वायरस नहीं फैला? मेरा ये आपसे सवाल है। मेरा दूसरा ये सवाल है कि जो पहले वायरस मौजूद थे, जैसे फ्लू है, हमारे पास कफ है, बुखार के और बहुत सारे 170 वायरसेस हैं जो हमारे बॉडी के साथ चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, ठीक है। तो वो वायरस 3G 4G से क्यों नहीं फैले? मुझे ये लगता है कि ये लोगों की बनाई कोई बात है जो ये कह रहे हैं कि 5G के थ्रू ये फैला है। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, फिर यहाँ पे कैसे फैला? बांग्लादेश में तो ये है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ये कैसे फैला? अभी 5G टेक्नोलॉजी तो सिर्फ UAE में आया है, अमेरिका में और कुछ चंद यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी टेस्टिंग के तौर पर ये इसको अभी लॉन्च कर रहे हैं। प्रॉपरली लॉन्च अभी कहीं भी नहीं हुआ है 5G टेक्नोलॉजी सिवाय UAE के अलावा। तो वहाँ पे UAE में 5G टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कोरोना वायरस पे कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी नहीं है और यहाँ पे फैल रहा है। तो इसका मकसद ये है कि भाई ये इस वायरस के बनने में और फैलने में और बहुत सारे अवामिल हैं, ये 5G टेक्नोलॉजी का इसमें कोई रोल मौजूद नहीं है। बाज़ तजिया निगार, बाज़ सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर भी देखा और सुना, जितने भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, इंजेक्शन के थ्रू उनके अंदर एक चिप लगाई जा रही है, ट्रैकिंग चिप, जो कि 5G को भी इससे रिलेट कर रहे हैं। ये 5G स्पीड, उसके अंदर 5G जितनी स्पीड होगी और वो चिप वो पूरे की पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी घूमेगा, जहाँ भी जाएगा, उसको वॉच करते रहेंगे। जो भी चिप लगा रहे हैं, चाइना लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, जहाँ भी इनके एस्पेक्ट्स जा रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी जो चिप होती है, छोटी सी आपके जिस्म में इंसर्ट की जाती है, जिससे ट्रैक आपके पूरे बॉडी को ट्रैक किया जाएगा। ये जो थ्योरी है, रिसर्च जो है, वो पहले भी 20 साल 30 साल दी जा चुकी है कि हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम हो जिसमें चिप इंक्लूड हो, जिसमें हमें पता चल सके कि डॉक्टर को, मुआलिज को पता चल सके कि मेरा एक पेशेंट है जिसका नाम अकबर है और डॉक्टर का नाम ताहिर है, तो ताहिर को पता चल सके कि जो मेरा पेशेंट है उस पेशेंट का इस वक्त उसका BP क्या है, उसका इस वक्त डायबिटीज़ का जो लेवल है वो क्या है, और बहुत सारी जो छोटी छोटी जो अलामात होती हैं बीमारी की, वो उसको डायरेक्टली पता चल सके। ये कॉन्सेप्ट है डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी, उसको डिजिटाइज़ कर देना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। लोग इसको कोरोना से रिलेट कर रहे हैं कि जब कोरोना की वैक्सीन आएगी तो आपको चिप इंसर्ट की जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोरोना की वैक्सीन होगी वो ऐसे जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो छोटी जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये आपको इंसर्ट की जाएगी, ये सिस्टम आएगा, लेकिन ये कोरोना के लिए नहीं आएगा। ये उसके लिए आएगा कि आपका जो एक पेशेंट है वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो एक गवर्नमेंट को पता चल सके कि मेरा ये जो पेशेंट था HIV का है, कैंसर का है, उसके पास वो अभी कितने हैं, तो डिजिटल डेटा सेंटर कायम हो सके। आपको पता है, मैंने कहा था कि हमारा एक व्लॉग बनेगा जिसमें हम सेंट्रलाइज डिजिटल सेंटर की हम बात करेंगे। तो ये अब गवर्नमेंट ये करने जा रही हैं अपना मॉडर्न कंट्रीज़ में कि
पूरे हेल्थ सेक्टर को डिजिटाइज़ कर रही हैं। और जब मेरा थीसिस था डिजिटल लर्निंग का, तो उसमें भी मेरा जो थीसिस था वो यही था कि जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको डिजिटाइज़ किया जाए। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ, वो ये है कि फॉर सपोज़ मेरे पास एक छोटी ऐप हो, अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं जब ऐप ओपन करूँ तो गवर्नमेंट के जो यहाँ पे आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है, उसको पता चल जाना चाहिए कि सिराज के साथ अभी ये हुआ है। वहाँ की एम्बुलेंस को भी ऑटोमेटिकली पता चल जाए, वहाँ पे हेलीकॉप्टर रेडी हो, एम्बुलेंस रेडी हो। तो ये एक डिजिटल सिस्टम सेंटर है, इससे कोरोना से कोई वास्ता नहीं है। कोरोना की जो वैक्सीन होगी वो आपको इंटेक करना पड़ेगा। ये जो सिम जो छोटी सी जो सिम इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, ये तो पहले भी ट्रैकिंग के लिए, जासूसी सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इवन कि हम परंदों में भी लगा देते हैं। जो कबूतर वाली कहानी हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान का कबूतर इंडिया चला गया, समटाइम्स ऐसा होता है। तो ये इससे इसका कोई वास्ता नहीं है कोरोना से। नैनो टेक्नोलॉजी का, सिम का कोरोना से कोई वास्ता नहीं है।